आज की ये मोस्ट आइकॉनिक क्लास डेडिकेट होने वाली है इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्ब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्लास को करने के बाद ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने का आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही क्लियर हो जाएगा। चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो स्टेट बोर्ड का या आप प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, इन दोनों ही टर्म में ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, जो आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देगी ग्रामर को सॉल्व करने का। तो आइए स्टूडेंट, आज के इस आइकॉनिक क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मैं आज जो भी कॉन्सेप्ट आपको दूंगा वो सभी क्वेश्चंस के माध्यम से ही दूंगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने वर्ब के फंक्शन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आज की क्लास केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की होगी, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे हम गलती करने से बचेंगे, वो सारे स्किल्स आप सीखेंगे इस क्लास में। तो whatever I teach today, everything will be based on questions। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, My cycle did not breaks। अब इसे सॉल्व कैसे करना है इसे समझेंगे। आपके पास चार ऑप्शन है। पहली बात ये कि आप ये देखो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेन वर्ब यूज करने का। तो मेन वर्ब का कोई ना कोई एग्रीमेंट अपने सेंटेंस में आने वाले हेल्पिंग वर्ब से होता है। यहां हेल्पिंग वर्ब दिया गया है डिड। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब आप बात करोगे डू, डज या डिड की, तो आपने एक खास बात याद रखनी है कि डू, डज और डिड के साथ हमेशा यूज करना चाहिए वर्ब वन। इसके साथ हमेशा वर्ब वन को यूज करना चाहिए। तो यहां आप देखोगे तो डीड, ये तो वर्ब टू होता है, ये अपने आप में गलत ऑप्शन है। हैड की बात की जाए तो मेन वर्ब के रूप में जब हम हैव को देखने लगते हैं तो हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। तो इस तरह से देखा जाए तो हैव भी एक मेन वर्ब के रूप में यूज किया जा सकता है, और उस समय इसे भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं वर्ब वन के रूप में, वर्ब टू के रूप में, वर्ब थ्री के रूप में, वर्ब फोर के रूप में और वर्ब फाइव के रूप में। हमारा मेन पॉइंट क्या कहता है कि डिड के बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब वन होनी चाहिए। हैड तो वर्ब टू या वर्ब थ्री होता है। हैड या तो वर्ब टू है या वर्ब थ्री है, तो ये ऑप्शन होने से रहा। हैज की बात की जाए और इसे अगर मेन वर्ब की तरह से देखें तो हैज वर्ब फाइव होता है। डिड के बाद आने वाली वर्ब होनी चाहिए वर्ब वन, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। मीन्स डिड के बाद होना चाहिए था वर्ब वन और हैव वर्ब वन होता है, इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए स्टूडेंट, मेरी मान्यता ये है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो तीन ऑप्शन गलत हैं वो क्यों हैं। एक सही स्टूडेंट की पहचान इसी से है कि उसे पता है कि कोई कॉन्सेप्ट गलत कैसे है। सही तो तुक्का मार के भी लगाया जा सकता है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो तीन गलत क्यों है, फिर ही आपके पढ़ाई का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई डिडंट वेयर ही वॉज गोइंग। अब देखा जाए तो नो ये चीज वर्ब वन है, न्यू ये वर्ब टू है, नोइंग वर्ब फोर है, विल नो
ये तो शैल और विल के साथ वर्ब वन की बात है। आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेम चीज आपने लास्ट सीजन में सीखा था कि डू, डज और डिड, इसके बाद वर्ब वन को यूज करना चाहिए। और यहां भी आप देख रहे हैं कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब डिड है और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट डिड के साथ यूज किया जाता है हमेशा वर्ब वन। तो बहुत बहस नहीं करना पड़ेगा, आपको एग्जैक्टली इसका आंसर पता है कि डिड के बाद वर्ब वन का प्रयोग होता है और वर्ब वन होता है नो। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। डिड के बाद वर्ब वन को यूज होता है तो वर्ब टू आप यूज करोगे नहीं, वर्ब फोर आप यूज करोगे नहीं, आप शैल या विल प्लस वर्ब वन यूज करोगे नहीं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रवीण डज नॉट विद मोहन। सबसे पहले देखें आपके पास क्या क्या है। अग्रीड, वर्ब टू या वर्ब थ्री के रूप में, अग्री वर्ब वन के रूप में, टू अग्री यानी कि टू प्लस वर्ब वन के रूप में, और अग्रीइंग यानी कि वर्ब फोर के रूप में। इतने विकल्प आपके सामने हैं। ये चीज मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं स्टूडेंट, एक बात को याद रखिए, जिस वर्ब के लास्ट में डी या ईडी होता है वो वर्ब टू भी होता है और वर्ब थ्री भी होता है। आपको कैसे रियलाइज होगा कि वो वर्ब टू के रूप में यूज किया गया है या वर्ब थ्री के रूप में? याद रखिए, अगर किसी वर्ब के साथ डी या ईडी है, लाइक मैंने यहां लिख दिया प्लेड, अब आपको डिसाइड करना है कि ये वर्ब टू है या वर्ब थ्री है। कैसे डिसाइड करोगे आप? अगर आप ये देखोगे कि यहां पे मैंने प्लेड लिखने के तो लिख दिया और यहां मैंने लिख दिया हैव प्लेड। समझना जरा ध्यान से बच्चों, जिस वर्ब के साथ डी या ईडी लगा है वो तो वर्ब टू भी है और वर्ब थ्री भी है। इसके पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है मींस कि ये वर्ब टू है, और यदि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है यानी कि जिस वर्ब के साथ आपने डी या ईडी लगाया है उसके ठीक पहले कोई हेल्पिंग वर्ब यदि है तो फिर ये वर्ब थ्री है। इसी से आप पहचान करोगे जिस वर्ब के साथ, जैसे यहां पे अग्रीड है, अब ये वर्ब टू है या वर्ब थ्री है, तो यदि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होगा जो वर्ब थ्री को सपोर्ट करता होगा तब ये वर्ब थ्री है, और यदि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस मानकर मान लिया जाएगा कि ये वर्ब थ्री है। तो इतना आसान है ये सब कुछ। आओ आगे बढ़ के देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। समझ रहे हैं आप इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देख लेते हैं। देखो, डज है, डज को अपने बाद क्या चाहिए? वर्ब वन। वर्ब वन कौन है? अग्री। ये आपका आंसर होगा। अग्री आपका राइट ऑप्शन है। दे हैव रिसीव्ड आवर लेटर बाय नाउ। देखिए, एग्जाम का कोई लेवल नहीं होता। एग्जाम एग्जाम होता है। आपकी तैयारी का लेवल बेहतर होना चाहिए कि क्वेश्चंस किसी भी एंगल से पूछे जाएं, आपके आंसर्स परफेक्टली उन्हें डन करने चाहिए। एग्जाम का कोई लेवल नहीं होता। देखो, क्या आपका आंसर यहां सही है? दे हैव रिसीव्ड आवर लेटर्स बाय नाउ। तो मैं अगर देखूं तो क्या आप डिड के साथ हैव लगा सकते हैं? एक्सक्यूज मी, क्या आप डिड के साथ हैव लगा सकते हैं? आप मेरे से कह सकते हैं कि सर अभी आपने कुछ देर पहले डिड के साथ हैव लगाया था, लेकिन उसमें एक स्थिति है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि डिड के साथ अगर आप हैव लगाते हैं
तो फिर उसके बाद 110% आपको दिखेगा नाउन। लेकिन क्या हो अगर आपको हैव दिख रहा हो और उसके बाद दिख रही है वर्ब 3, तो भूल से भी आप यहां पर डिड का प्रयोग नहीं करना। इस स्ट्रक्चर के लिए डिड का लगना सही है। डिड हो, जैसे अगर सपोज करो कि आपने यहां डिड रख दिया, तो डिड के बाद हैव दिखेगा, हैव के बाद वर्ब 3 दिखेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। डिड के बाद हैव का दिखना, हैव के बाद नाउन का दिखना पॉसिबल है, जैसे कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में दिखाया था। इस क्वेश्चन में कि डिड था, डिड के बाद चलो अगर हैव लगा लिए, तो हैव के बाद आने वाली चीज क्या थी? ब्रेक्स थी, जो कि एक नाउन था। तो ऐसा पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि आप डिड लिखो, डिड के बाद हैव यूज कर लो, उस हैव के बाद आपने एक नाउन यूज करना हो, तो ये चलेगा। लेकिन ये नहीं चलेगा, तो यहां डिड नहीं होगा। चलो अब देखो, यहां हैड है, हैड के बाद यूज किया जाता है वर्ब 3। एज फॉर कंसेप्ट आपने ये सीखा है कि सर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव या हैड, ये वो हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके जस्ट बाद यूज करना चाहिए वर्ब 3। तो हैड के बाद होनी चाहिए वर्ब 3, और एक कॉन्सेप्ट के अनुसार हैव एक मेन वर्ब की तरफ से आता है, तो इसे माना जाता है वर्ब 1। तो आई थिंक आप समझ चुके हैं कि हैड भी यहां का आंसर नहीं होगा। अब बचे हैं शैल और मस्ट। देखिए, शैल भी एक मॉडल्स है जिसको अपने बाद चाहिए होता है वर्ब 1। मस्ट भी एक मॉडल्स है जिसको अपने बाद चाहिए होता है वर्ब 1, और ये वर्ब 1 है। तब तो शैल भी सपोर्ट कर रहा है। शैल को अपने बाद वर्ब 1 चाहिए, ये वर्ब 1 है। मस्ट को अपने बाद वर्ब 1 चाहिए, ये वर्ब 1 है। दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बार फिर से इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। दे हैव रिसीव्ड आवर लेटर बाय नाउ। बाय नाउ, नाउ, नाउ का मतलब तो प्रेजेंट टेंस की बात है। नाउ मतलब अब, ये बात तो प्रेजेंट टेंस में होती है, ये प्रेजेंट की तरफ इशारा कर रहा है। शैल और विल का प्रयोग तो आप फ्यूचर के लिए करते हैं, तो फिर फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के टाइम के साथ कैसे अटैच होगा? नहीं होगा, शैल भी नहीं होगा। यहां आपका राइट ऑप्शन होगा मस्ट, क्योंकि इसको प्रेजेंट और पास्ट से कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन गए। ठीक है, यही आइडिया लगाया जाता है जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में यदि रहती हैं, तो आपसे इस ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। प्रायः ये होता है कि पूरी ग्रामर पढ़ने और पढ़ाने के बाद भी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ग्रामर का नहीं बना पाते, क्योंकि उसमें क्या है ना कि सारा कॉन्सेप्ट आपके उसी टाइम आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए। आइडिया सीखिए कि क्वेश्चंस बनेंगे कैसे। सुमन वाचिंग अ फिल्म एट द सिनेमा। अब आप देखिए कि यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हेल्पिंग वर्ब, वो कैसा होना चाहिए? जो वर्ब 4 को सपोर्ट करते हो। वाचिंग क्या है? वर्ब 4 है, यानी एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब आपको चाहिए जिसके बाद वर्ब 4 अग्री किया जा सके। आप अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार ये जानते हैं कि डू डज डिड के बाद वर्ब 1 आता है, और ये तो वर्ब 4 है, तो ये यहां अग्री नहीं कर रहा। आर के बाद वर्ब 4 आता है, लेकिन आर को सुमन के साथ नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर बात की जाए सुमन की, तो सुमन मतलब एक कोई लड़की, एक यानी कि सुमन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ लगना चाहिए था इज या फिर वॉच। लेकिन यहां तो क्या दिखाई दे रहा है? आर। आर के साथ वर्ब 4 होता है,
लेकिन आर को यूज सिंगुलर के साथ नहीं कर सकते, इसलिए सर सॉरी बट आर भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। डज के बाद आने वाली वर्ब 1 होती है और यहाँ वर्ब 4 है, तो डज भी यहाँ अग्री नहीं कर रहा। सुमन सिंगुलर है जिसके साथ इज हो सकता है और इज के जस्ट बाद वर्ब 4 होता ही है, यहाँ पे वर्ब 4 मिला हुआ है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि 3 गलत क्यों है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। डू यू स्टिल टू द क्लब, यहां आपके पास सेंटेंस में यूज किया गया है डू, तो डू के बाद आप जानते हैं आने वाली वर्ब होनी चाहिए वर्ब 1। तो जरा चेक करते हैं कि हमें जो वर्ब मिले हैं वो कैसे कैसे मिले हैं। बिलोंग्स, किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर एस है मीन्स कि वो वर्ब 5 है। बिलोंग, ये यहां पे वर्ब 1 है। बिलोंगिंग, ये यहां पे वर्ब 4 है। आर बिलोंगिंग, आर बिलोंग, तो पहली बात तो ये कि इजारेम के बाद लगता है वर्ब 4 और यहां आर के बाद आपको वर्ब 1 दिखाई दे रहा है, जो कि ऐसे ही गलत ऑप्शन है। इजारेम के बाद वर्ब 4 होना चाहिए पर आर के बाद वर्ब 1 दिख रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। 3 के बीच की बात हो रही है, डू है यहाँ पे। और प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है कि डिड हो या डज हो या फिर डू हो, इनके बाद आने वाली वर्ब होती है वर्ब 1। तो वर्ब 1 आपको कौन दिखाई दे रहा है इसमें? बिलोंग, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई विल नॉट बी एबल टू डॉट डॉट माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यहां देखो आपके सेंटेंस में यूज किया गया है विल, और उस विल के साथ एक और तगड़ी सी चीज लगी है जो कि है बी। आपको मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था उस दिन कि शैल या फिर विल, इसके बाद यदि आता हो बी तो फिर इसके साथ वर्ब लगानी चाहिए वर्ब 4। ये एक रूल है कि शैल या विल के बाद यदि बी हो तो उसके बाद लगने वाली वर्ब 4 होती है। जबकि एक और रूल था कि शैल या विल के साथ नॉर्मली वर्ब 1 लगता है। एक और रूल था इसमें कि शैल या विल के साथ हैव लगाओ तो वर्ब 3 होता है। अपने पास जो सेंटेंस है वो कुछ यूं फॉलो हो रहा है कि यहां पर विल है और उसके साथ बी है। शैल या विल के साथ यदि बी हो तो आने वाली वर्ब होती है वर्ब 4, बट ये आपका सेंटेंस का डिमांड कुछ और है। सेंटेंस क्या डिमांड कर रहा है? एबल टू। मैं आपको कंफ्यूज होने से बचा रहा हूं स्टूडेंट, ये कह रहा है एबल टू। ऐसा नहीं हो कि आप इन कॉन्सेप्ट को यहां पे अप्लाई करते हैं। आप बिल्कुल सही है, आप विल के साथ बी को देख रहे हैं और यहां आपने वर्ब 4 लगा दिया। ऐसा आप करते हैं तो कहीं ना कहीं सही तो सोचा आपने, पर बिल्कुल सही नहीं सोचा। आप ये देखो, कॉन्सेप्ट ये भी है कि टू के बाद हमेशा वर्ब 1 का यूज होना चाहिए। ये कहलाता है इंफिनिटिव। एक रूल है ये कि टू के बाद हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग होना चाहिए। तो यहां पे आपको दिख रहा है टू, जिसके बाद आएगा हमेशा वर्ब 1। सारे रूल्स छोड़ दिए जाएंगे। टू अगर दिखा तो उसके बाद 110% वर्ब 1 ही होता है। अब देखो, कंप्लीटिंग वर्ब 4 है जो कि यहां के लिए इनकरेक्ट ऑप्शन है। कंप्लीट्स वर्ब 5 है जो कि यहां के लिए एक गलत ऑप्शन है। कंप्लीटेड ईडी यानी कि वर्ब 2 या वर्ब 3 जो कि यहां के लिए एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। हमको तो वर्ब 2 चाहिए और वर्ब 2 यहां पे कंप्लीट है जो कि आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है। सही ऑप्शन होगा कंप्लीट। रूल क्या था? टू के जस्ट बाद आने वाली वर्ब होनी चाहिए हमेशा वर्ब 1। तो इस रूल को हमेशा याद रखिएगा कि टू के बाद वर्ब 1 का यूज किया जाता है। हैव यू डॉट डॉट हिम, रूल आपने पढ़ा था कि सर
हैज, हैव या फिर हैड, इनके जस्ट बाद आने वाली वर्ब होनी चाहिए वर्ब 3। अब देखो हैव है तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या होनी चाहिए, वर्ब 3 होनी चाहिए। शा वर्ब 2 होता है, गलत ऑप्शन। सी वर्ब 1 होता है, गलत ऑप्शन। हैड सीन, भाई जब हैव लगा लिया तो हैड लगाने की जरूरत क्या है, ये भी गलत ऑप्शन। शीन वर्ब 3 है, हैज हैव के बाद वर्ब 3 होना चाहिए, ये वर्ब 3 है तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखना है और इन्हीं सारी बातों से क्वेश्चंस बनाने हैं। विनीता नो द आंसर, अब यहां पे यूज किया गया है नो, जो कि है वर्ब 1, यानी एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है जिसके साथ आप लगा सकते हो वर्ब 1। आपकी जानकारी के लिए अभी आपने पढ़ा था हैज हैव हैड के साथ वर्ब 3 होना चाहिए, यहां हैज है, इसके बाद वर्ब 3 होना चाहिए पर वर्ब तो क्या है, वर्ब 1 है, तो ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, ये भी एक इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि हैज और हैव इनके जस्ट बाद जो वर्ब आती है वो होती है वर्ब 3, तो ये दोनों निकल गए। अब बचा आपके साथ डू या फिर डच। तो विनीता एक लड़की है, एक लड़की है यानी कि ये सिंगुलर हुई, विनीता सिंगुलर हुई। आपको ये पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज करना चाहिए डज का, और जो प्लूरल वर्ब होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट जो भी होते हैं उनके साथ यूज करना चाहिए डू का। तो विनीता सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, आपका यहां आंसर हो जाएगा डजंट। ओके, नेक्स्ट, ही इज टू बाय अ फ्लैट, कोई बात नहीं, आपको मैंने बताया था कि इज हो, आर हो या एम हो, इनके जस्ट बाद आने वाली वर्ब होनी चाहिए वर्ब 4। अब देखो यहां इज है तो इज के बाद आने वाली वर्ब होनी चाहिए वर्ब 4। गॉन कौन सी वर्ब है, वर्ब 3 है जो कि गलत हुआ। वेंट गो का वर्ब 2 है जो कि गलत ऑप्शन है। गो वर्ब 1 है और इज के बाद वर्ब 4 चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। गोइंग आईएनजी वाली वर्ब 4 है, इज के बाद वर्ब 4 चाहिए, ये वर्ब 4 है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, खुद से पूछे जाते हैं, खुद से सॉल्व किए जाते हैं। ओके, दे विल बी यू, अरे आप चिंता ना करो, ग्रामर का हर एक कॉन्सेप्ट इस चैनल पे आएगा, चाहे आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो या बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं आप या झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप कहीं से भी हैं, अगर आप हिंदी समझ में आती है आपको तो एंग्लो हिंदी की एक क्लास है जिसमें बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ग्रामर का हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान करके आप तक पहुंचाया जाएगा। दे विल बी यू, अब यहां देखो शैल या विल, इसके बाद यूज किया गया है बी, कॉन्सेप्ट इसके ऊपर क्या थी बच्चों, कौन सी कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने पढ़ा था कि सर शैल या विल के साथ अगर बी का प्रयोग किया जाए तो आने वाली वर्ब हो जाएगी वर्ब 4। ये एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि शैल या विल के बाद अगर बी आए तो वर्ब लगानी चाहिए वर्ब 4। यहां शैल और विल के बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, वर्ब 4। कॉल वर्ब 1 है इसलिए गलत है, कॉल्स वर्ब 5 है इसलिए रॉन्ग है, कॉल्ड वर्ब 2 या वर्ब 3 है इसलिए रॉन्ग है, और कॉलिंग ये वर्ब 4 है, विल बी के साथ वर्ब 4 का प्रयोग होता है, इसलिए ये आपके लिए एक करेक्ट ऑप्शन है। वी आवर एल्डर्स इन फैमिली, ओके, क्या करना है, देखो आपको मॉडल्स बताया था, मॉडल्स में क्या क्या पढ़ा था आपने, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, शैल होता है,
शुड होता है, विल होता है, वुड होता है, कैन मॉडल्स है, कुड मॉडल्स है, मे मॉडल्स है, माइट मॉडल्स है, मस्ट मॉडल्स है, ऑट टू एक मॉडल्स है। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। ऑट टू भी एक मॉडल्स है। ये सभी मॉडल्स हैं और मॉडल्स के बाद कौन सी वर्ब यूज की जाती है? वर्ब वन। वर्ब वन। अब देखो वी डॉट डॉट डॉट, ये ऑट तो दिया इसने, लेकिन इसका टू कहां रह गया? टू तो नहीं है। ऑट की आइडेंटिटी तभी होगी बेटा जब इसके साथ टू होगा। अगर आपने टू नहीं दिया तो ऑट का फिर कोई मतलब भी नहीं रहा। इसलिए आप यहां पे नाराज नहीं हो, ऑट टू को बस गलत कर दे। यहां देखो ऑट के साथ टू है, टू के बाद जो वर्ब आई है वो वर्ब वन है, तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहां ऑट है, ऑट के साथ टू भी दे रखा है, बट इसने जो वर्ब लगाई है वो वर्ब देखने में वर्ब थ्री लग रही है। ऑट टू के बाद वर्ब वन होना चाहिए, बट यहां पे वर्ब थ्री है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑल टुगेदर आपका ऑट टू सर्व एक सही ऑप्शन है। ओके, वी नोबडी कुड हैव डॉट डॉट फ्यूचर करेक्टली। अब आप देखो कि यहां यूज किया गया है कुड, कुड के बाद आई है हैव। हमने कुछ यूं पढ़ा था कि जितने भी मॉडल्स हैं भाई साहब, जितने भी मॉडल्स हैं, क्या कुड एक मॉडल है? 100%। सर आपने जो लिस्ट बनाई थी ना, उस लिस्ट में हमने देखा था कुड एक मॉडल्स होता है। कोई बात नहीं, अगर कुड एक मॉडल्स है तो मॉडल्स के साथ अगर हैव यूज कर दिया जाए तो इनके बाद सर जो वर्ब आती है ना, वो वर्ब होती है वर्ब थ्री। तो कुड है एक मॉडल्स, जिसके बाद आई वर्ब थ्री, तो अब जो मेन वर्ब लगेगी वो होनी चाहिए वर्ब थ्री। कुड के बाद हैव आने पे वर्ब थ्री। फॉरकास्ट मतलब वर्ब वन, जो कि गलत ऑप्शन है। फॉरकास्ट, फॉरकास्ट, फॉरकास्ट दो बार फॉरकास्ट, ये भी वर्ब वन है, ये भी गलत है। फॉरकास्टेड ईडी यानी कि वर्ब थ्री, ये आपका सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, हाउ आई हेल्प यू। क्वेश्चंस करने से कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। कुपथ कुपथ जो रथ दौड़ाता, पथ निर्देशक वो है, और लाज लजाती जिसके कृत से धृत उपदेशक वो है। अपना एक नया रास्ता बनाने का, अपने को इस लायक जरूर बनाना है कि हम जिस रास्ते को चुने वो हमारे पीछे चलने वाले लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करे, गाइड का काम करे, लोग हमें फॉलो करें, लोग हमारा अनुकरण करें, ऐसा जिंदगी जीना है। हाउ आई हेल्प यू, देखो हेल्प क्या है, यहां वर्ब वन है और वाज के साथ क्या लगता है? वर्ब फोर। गलत हुआ ना। हैव के साथ क्या लगता है? वर्ब थ्री। ये तो वर्ब वन है, गलत हुआ ना। एम के साथ क्या लगता है? वर्ब फोर। ये क्या है? वर्ब वन, ये भी गलत हुआ। कैन क्या है? मॉडल्स। मॉडल्स के साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग होना चाहिए? वर्ब वन का। इसलिए ये आपके लिए एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। मोहित कैन बी बाय द पुलिस। अब आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कैन। अब ये कैन क्या है? एक मॉडल्स है।
मॉडल्स के बाद अगर बी आ जाए तो फिर इस बी के साथ लगाया जाता है हमेशा वर्ब थ्री, जिसका अपवाद है, एक्सेप्शन है शैल और विल। शैल और विल भी मॉडल्स हैं, बट इनके बाद बी आ जाए तो वर्ब फोर होता है। बाकी इनके अलावा जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ बी रहने पे वर्ब थ्री होता है। तो कैन एक मॉडल्स जिसके बाद बी, तो अब आना चाहिए वर्ब थ्री। वर्ब थ्री कौन है? अरेस्ट तो सर वर्ब वन होता है, गलत ऑप्शन है। अरेस्टिंग आईएनजी वाली वर्ब फोर होती है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। अरेस्टेड ये सर एक वर्ब थ्री हो सकता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। जख्मों पे मेरे मरहम की जगह अब तेरा छुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। शुड के साथ कौन सी वर्ब चाहिए? वर्ब वन चाहिए। शुड एक मॉडल्स है, मॉडल्स के साथ वर्ब वन का प्रयोग होना चाहिए। ढूंढो वर्ब वन, वर्ब फोर, वर्ब थ्री, वर्ब फाइव, सबके सब गलत। मॉडल्स के बाद वर्ब वन, वर्ब वन कौन होता है? हेल्प, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। शी ब्रोकन द ग्लास, यस। ब्रोकन क्या है? ब्रेक की वर्ब थ्री है। हम लोगों को ऐसा हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर चाहिए जिसके बाद हम वर्ब थ्री यूज कर सकते हैं। देखो ऐसा है, मॉडल्स के बाद अगर बी आ जाए तो वर्ब थ्री होता है, रूल नंबर वन। मॉडल्स के बाद अगर हैव आ जाए तो वर्ब थ्री होता है। लेकिन ये मॉडल्स के बाद कभी बीइंग नहीं आ सकता, मॉडल्स के बाद कभी बीईआईएनजी नहीं आ सकती। ये बीइंग तो आता है इज, एम, आर, वॉच या वर, इसके बाद आप यूज करते हैं बीइंग प्लस वर्ब थ्री, तो आपका सेंटेंस इंडिकेट होने लगता है पैसिव वॉइस में। मॉडल्स के बाद नहीं आ सकता मेक। मेक मॉडल्स है जिसके बाद वर्ब वन लगता है, यहां क्या है? वर्ब थ्री नहीं चाहिए। मॉडल्स है, हैव है, हैव के बाद वर्ब थ्री होता है, मॉडल्स के साथ हैव लगने पे वर्ब थ्री होता है, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। ओके, द कंपनी established its न्यू ब्रांच। established की वर्ब चेक करें तो मिलेगा ईडी, यानी कि ये वर्ब थ्री। इज के बाद लगता है वर्ब फोर, जो कि गलत ऑप्शन है। हैज के बाद लगता है वर्ब थ्री, और ये वर्ब थ्री है, होल्ड। कैन के बाद लगता है वर्ब वन, जो कि गलत ऑप्शन है क्योंकि ये वर्ब थ्री है। डज के साथ लगता है वर्ब वन, लेकिन ये वर्ब थ्री है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। हैज के साथ वर्ब थ्री लगता है, हैज यहां पे है, बिल्कुल सही ऑप्शन। दे शुड नॉट हैव, अगेन आपको क्या दिखा? शुड, जो कि है एक मॉडल्स की जिसके बाद आया है हैव। मॉडल्स प्लस हैव इसके साथ वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। स्पीक बच्चों वर्ब वन है, जो कि एक गलत ऑप्शन होगा क्योंकि आपको वर्ब थ्री चाहिए। स्पोक स्पीक की वर्ब टू है, ये भी गलत ऑप्शन होगा क्योंकि आपको वर्ब थ्री चाहिए। स्पीकिंग गलत ऑप्शन है क्योंकि ये वर्ब फोर है और आपको वर्ब थ्री चाहिए। स्पीक की वर्ब थ्री स्पोकन होती है, आपको वर्ब थ्री की जरूरत भी थी, स्पोकन यहां का राइट ऑप्शन होगा। देयर इज नो यूज ऑफ देयर, एक बात बताना मैं आपको चाहूंगा, बड़े दिल से बता रहा हूं,
आप इस बात को याद रखिएगा कि प्रेपोजिशन जैसे कि विथ, जैसे कि एट, जैसे कि ऑन, जैसे कि इनटू, जैसे कि फॉर, जो भी प्रेपोजिशंस हैं इनके बाद लिखना होता है वर्ब फॉर। एक ऐसा प्रेपोजिशन है टू जिसके बाद हमेशा आता है वर्ब वन, और दोनों जाने जाते हैं इंफिनिटिव के नाम से। बाकी जितने भी आपको प्रेपोजिशंस मिलेंगे इनके बाद आने वाली वर्ब अपने साथ रखेगी वर्ब फॉर। इस बात को याद रखेंगे। तो देयर इज नो यूज ऑफ एक प्रेपोजिशन। ऑफ क्या होता है? ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है। तो प्रेपोजिशन के बाद कौन सी वर्ब आती है? वर्ब फॉर आती है। वर्ब फॉर कहते किसे हैं? जिसमें आईएनजी होता है। तो ये गोइंग वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इस बात को याद रखिएगा कि प्रेपोजिशंस के बाद वर्ब फॉर का प्रयोग किया जाता है। एक और क्वेश्चन देखो। सी इज प्रोफिशिएंट इन क्या होता है बच्चों? एट, इन, ऑन, सर प्रेपोजिशंस होते हैं। ये प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद कौन सी वर्ब? वर्ब फॉर। वर्ब फॉर का मतलब आईएनजी वाला वर्ब। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। We are fed up with ओहो, ये भी प्रेपोजिशन है सर। सर ये भी प्रेपोजिशन है। सर ये भी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ना वर्ब फॉर होना चाहिए। वर्ब फॉर जिसमें आईएनजी लगी होती है। ये ऑप्शन भी सही ऑप्शन है। ये थी आज की क्लास, और आज की इस शानदार सी क्लास में आपने सीखा कि कैसे कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने में कामयाब होते हैं। बड़ी मस्ती और अनोखे तरीके से चल रही इस क्लास में अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सकें, इसकी जवाबदेही आपकी है। आप अपने क्लासमेट्स को या 10th क्लास के स्टूडेंट्स को, 12th क्लास के स्टूडेंट्स को, 11th के स्टूडेंट्स को, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे बच्चों को इस चैनल के बारे में बताएं। आप इन वीडियोस को शेयर करें जिनसे वो हमसे कनेक्ट कर पाए और उनकी एजुकेशन इनहैंस हो सके। मेरा हमेशा से एक बात मानना है कि जानकारी बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है। तो आप जरूर इसे आगे लेकर बढ़ें, जरूर दूसरों तक पहुंचाएं इसे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में।